नमस्कार। आप सभी का आज की इस वेबिनार में जुड़ने के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम सहदेव पवार है। मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के दिल्ली ऑफिस में टीम लीडर के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एलएलएफ संस्था को शुरू हुए 10 साल होने वाले हैं और इन 10 सालों की यात्रा में आप सभी का बहुत सहयोग और प्यार हमें मिला है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन 10 सालों की सफल यात्रा के उपलक्ष्य में हम अलग अलग विषयों पर वेबिनार, वर्कशॉप और कुछ इवेंट आयोजित करने वाले हैं। आज का ये वेबिनार भी इस सफलता के 10 सालों के सेलिब्रेशन की कड़ी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन का संचालन कर रहा हूँ। आज का वेबिनार एफएलएन मिशन के सफल क्रियान्वयन में प्रशासकों और अकादमिक सहयोगियों के अनुभव पर केंद्रित है। जैसा कि हम जानते हैं, 2020 में एफएलएन मिशन की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल विकसित करना है। एफएलएन मिशन के इन 4 वर्षों में हमने अलग अनेक प्रकार की उपलब्धि और चुनौतियां देखी है। इस वेबिनार का उद्देश्य उन अनुभवों और रणनीतियों पर चर्चा करना है जो प्रशासकों और अकादमिक सहयोगियों ने इस मिशन को सफल बनाने में अपनाई है। साथ ही यह मंच एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सभी हितधारक एक साथ आकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नई लर्निंग को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वेबिनार में हम राज्य जिला से उनके एफएलएन मिशन को क्रियान्वित करने के अनुभव को सुनेंगे और विभिन्न राज्यों में एफएलएन के सफल क्रियान्वयन के लिए अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस को जानेंगे। इसके साथ ही इस दौरान जो चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को पार करने के लिए जो अनोखे उपाय उनके द्वारा अपनाए गए, उनके बारे में भी जानेंगे और एफएलएन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हम सभी क्या सहयोग दे सकते हैं, उसे भी साझा किया जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपने राज्य स्तरीय प्रशासकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एफएलएन मिशन की सफलता का आधार एक मजबूत और स्पष्ट दृष्टिकोण है। राज्य स्तर पर यह दृष्टिकोण न केवल नीतियों को परिभाषित करता है, बल्कि उन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। हमारे राज्य प्रशासक इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने वाले सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण एफएलएन मिशन की नींव को सुदृढ़ करता है। आज हम इनके अनुभवों और रणनीतियों को सुनेंगे और पूरे राज्य में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार सर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जी को आमंत्रित करता हूं। वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू प्रमोद सर। थैंक यू वेरी मच सहदेव। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहे हैं। यस। यस। देखिए सहदेव, राज्य स्तर पर निपुण एक उसी तरीके से क्रियान्वित कार्यक्रम है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एफएलएन मिशन चलाया जा रहा है। ये एक कैस्केड मॉडल है। किसी भी कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए हम लोगों को विभिन्न चरणों में चलना पड़ता है। केंद्रीय स्तर पर इसमें एडसिल के माध्यम से, डायरेक्टरेट के माध्यम से, मिनिस्ट्री के माध्यम से चीजें संचालित की जा रही हैं जो आगे राज्य स्तर तक पहुंचती हैं। केंद्र की योजना, केंद्र की प्लानिंग, केंद्र के बजट और केंद्र के दिशा निर्देशन में हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, राज्य स्तर पर अपने विभिन्न चैनल के साथ बात करते हैं। राज्य स्तर पर आप सब लोगों को मालूम है, मेरे साथ कई स्टेट के मेरे साथी भी बैठे हैं। राज्य स्तर पर 3-4 चैनल मिलके काम करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की योजना तो ऑफ कोर्स इसका वित्तीय पोषण जो है वो समग्र शिक्षा के माध्यम से होता है, केंद्र सरकार के बजट के माध्यम से होता है। अब अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो मेरे राज्य में एफएलएन में 4 महत्वपूर्ण लोग काम करते हैं। नंबर 1, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यालय है जो केंद्र से पोषित वित्त से समग्र शिक्षा के हिसाब के माध्यम से फंडिंग अरेंजमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना का जो दायित्व है वो निदेशालय मौलिक शिक्षा के पास है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसी के बच्चे हैं, उसी के अध्यापक हैं, उसी की व्यवस्था है
नंबर दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर पहली दूसरी तीसरी की कक्षाएं हैं, या हाई स्कूल है, तो हमें कहीं ना कहीं समन्वय है जो है निदेशक सेकेंडरी शिक्षा के साथ भी बनाना होता है। तो डीएससी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। चौथी जो इसके अंदर संस्था है वो एससीईआरटी है, क्योंकि मामला करिकुलम का आता है, मामला असेसमेंट का आता है, पेडागोजी का आता है, असेसमेंट का आता है। तो उसके लिए जो राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में स्टेट एकेडमिक अथॉरिटी एससीईआरटी को इसमें शामिल किया जाता है। तो चार जो अथॉरिटी हैं, या चार जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिनके कन्वर्जेंस के साथ ये चीज धरातल पर उतरेगी, उन चारों का समायोजन करना, उनका समन्वय करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, समय पर जो है क्रियान्वयन करना, इसके लिए राज्य स्तर का जो यूनिट है, जिसको हम हरियाणा में स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट बोलते हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट में हम चार पांच अलग अलग तरीके के लोग हैं। हमारे साथ एक कंसल्टेंसी पार्टनर है, सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन, जो निपुण को इसकी योजना को बनाने में, इसके क्रियान्वयन प्लान को बनाने में, हमारे जो है विभिन्न प्रकार के समन्वय करने में, संयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पेडागोजी पार्टनर। पेडागोजी पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ तीन पेडागोजी पार्टनर हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एलएलएफ है, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन है, हमारा पेडागोजी पार्टनर है जो हिंदी भाषा के लिए पुराना पार्टनर है। हमारे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा कार्य जो कार्यक्रम था, इस संस्था के द्वारा चलाया जाता था, पीबीएस के को ही एक्सटेंड करके हम लोग इसको आगे लेके आए। और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन हिंदी भाषा के लिए जो है हमारा पेडागोजी पार्टनर है, जिसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में, शिक्षण अधिगम इक्विपमेंट के निर्माण में, टेक्स्ट बुक के निर्माण में, टीचर गाइड के निर्माण में, उसके बाद वर्कबुक वर्कशीट के निर्माण में, असेसमेंट टूल के निर्माण में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चीज है, इसको जब धरातल पर लेके आना है, जमीन पर लेके आना है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एससीईआरटी के साथ समन्वय में, इन सब चीजों में हमारे पास लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन। हमारे राज्य में निपुण कार्यक्रम, जहां तक लिटरेसी की बात है, तो लिटरेसी में थोड़ा सा अंतर है, बदलाव है हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 20% के आसपास प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर भाषा, जो शिक्षण के माध्यम की अगर बात करूं तो अंग्रेजी भाषा है। हमारे यहाँ 1500 के आसपास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो इस वजह से हमारे यहाँ भाषा में न केवल हिंदी निपुण में शामिल की गई है, अपितु उसमें अंग्रेजी भाषा भी निपुण में भी शामिल की गई है। तो वहां पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ समन्वय बना रहे, न्यूमरेसी के साथ साथ लिटरेसी के दोनों महत्वपूर्ण जो भाग है बच्चे सीखें, उसके लिए हमारे यहाँ हुमाना के नाम से दूसरा पार्टनर है। तीसरी बात आती है फिर न्यूमरेसी के ऊपर। न्यूमरेसी में हमारा जो पार्टनर है वो संपर्क फाउंडेशन है, जो मैथमेटिक्स में हमारे जो है सहयोग प्रदान कर। अगर मैं बात करूं राज्य से, फिर हम लोग नीचे कैसे जाते हैं? नीचे बड़ा आसान है, लगभग अन्य राज्यों के जैसा ही हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे यहाँ तीन लोग हैं नीचे भी। उसमें मुख्य है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। हमने जो डीपीआईयू बनाया हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट जो बनाया हुआ है, हमने डीडब्ल्यूओ के पास बनाया हुआ है, क्योंकि डीडब्ल्यूओ के कायदे से देखा जाए दो चीजें साथ साथ चलती है, एक सरकार होती है, एक विभाग होता है। सरकार और विभाग जो है, सरकार में सेक्रेटरी है, लेकिन सेक्रेटरी के नीचे विभाग है। तो विभागों में जिस विभाग के पास प्रशासनिक कार्य है, हम उसी को ही मालिक मानते हैं। तो 1 से 8 का राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो दायित्व है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के पास है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हमारे यहाँ निपुण के लिए जिम्मेवार है। बट एसपीडी के नीचे काम करने वाला डीपीसी ऑफिस उनका वित्त पोषण करता है, और समन्वय के लिए जो हमारे पास डीएससी के जो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल है वहां पर डीओ है। और उसी तरीके से राज्य स्तर पर मैंने चौथे यूनिट की बात करी एससीईआरटी, उसी तरीके से हमारे पास डाइट जो है वो यूनिट है हमारी, जो हमारी पेडागोजी पार्टनर है, कंसल्टेंसी पार्टनर, और जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए डाइट का काम करती है। उसी तरीके से हमारा, उसके बाद अगर मैं निचली लेयर की बात करूं तो आता है बीपीआईयू, प्रोजेक्ट ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, जो बीओ और बीआरसी का कार्यालय है, वो ब्लॉक लेवल का कार्य देखते हैं। और अंतिम और आखिरी जो इंप्लीमेंटेशन का यूनिट है वो हमारा सीआरसी,
क्लस्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, CPIO। तो इसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निदेशालय से, डायरेक्टरेट से, स्कूल जहां प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है, इसके बीच में ये जो 4 डिफरेंट लेयर हैं, ये 4 डिफरेंट लेयर हमारी इस प्रकार से। और मैं ऐसा समझता हूं, जैसा कि हमारे राज्य में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है, इसमें सारी लेयर बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग अपने अपने स्थान पर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अगर नेशनल मिशन को और स्टेट मिशन को धरातल पर प्राप्त करना है तो हमें इन लेयर के माध्यम से ही नीचे जाना होगा। थैंक यू। ओवर टू यू सहदेव। थैंक यू सर। आपने अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में बहुत अच्छे से हम सबके साथ साझा किया। प्रमोद सर, आपने हरियाणा के निपुण मिशन के उद्देश्यों और एफएलएन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो 4 लेयर के बारे में, 4 लेयर के जो अधिकारी हैं और जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जो आपकी पार्टनर है, उनकी भूमिका को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। आपका जो क्षमता निर्माण पर जोर है और मार्गदर्शन आधारित जो पर्यवेक्षण का जो दृष्टि आपने हम सबको दी है, वो हम सबके विचारों को एक नई डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगी। और विशेष रूप से इन रणनीतियों को राज्य के लक्ष्यों के साथ जोड़ने और नेतृत्व विकास के महत्व विकास पर जोर देने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका इसको हम सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सर, आपके विचार जब भी हमें सुनने को मिलते हैं तो कुछ नई जानकारी हमेशा मिलती है, और इस नई जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राज्य स्तरीय पैनलिस्ट की तरफ। अब मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर सुनील मिश्रा सर को, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट एफएलएन इंचार्ज हैं, और ये राज्य में चल रहे एफएलएन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और अनुभव को हम सभी के साथ अभी साझा करेंगे। मैं दोबारा से सुनील सर को आमंत्रित करता हूँ। सुनील सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सहदेव जी। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जब हम एफएलएन पर काम शुरू किए तो हमारे केंद्र में स्कूल और प्रत्येक बच्चा था। प्रत्येक बच्चा मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि स्कूल का अस्तित्व बच्चों के साथ ही है, और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और 2027 तक जो एफएलएन को प्राप्त करना है वो हमारे केंद्र में था। तो हमने देखा कि स्कूल के शिक्षकों को हम कैसे मदद कर पाएंगे, स्कूल को सपोर्ट करने वाला जो हमारा सीआरसी है, उस सीआरसी को हम कैसे मदद कर पाएंगे, सीआरसी को सपोर्ट करने वाला हमारा बीआरसी है, उस बीआरसी के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो कि वो उस स्कूल के लिए जिम्मेदार हो, बीआरसी को मदद करने के लिए हमारे पास जो डाइट्स हैं, उस डाइट के फैकल्टी को हम कैसे मदद करें, और परिषद का पूरा फैकल्टी जो सभी फैकल्टी जिनके पास एक एक जिला है उन सब के साथ कैसे काम करें। इस तरह से हमने सर्वप्रथम प्रत्येक विद्यालय के साथ परिकल्पना की, और फिर हमने सोचा कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो हमने मॉड्यूल का निर्माण किया। और सबसे पहले जब हम मॉड्यूल बनाने लगे तो हम मॉड्यूल बनाने के लिए भी बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, एक तो हमारे जो एनजीओ पार्टनर थे जिसमें एलएलएफ, एपीएफ, बहुत सारे और साथी थे, उनको हमने जोड़ा। जो हमारे अच्छे शिक्षक थे डाइट के थे उनको हमने जोड़ा। मॉड्यूल जब बना लिया तो मॉड्यूल बनाने के बाद हमको लगा कि अब इस मॉड्यूल को का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, किस प्रक्रिया के साथ, क्योंकि हमारे सामने 2027 ही बहुत महत्वपूर्ण था कि 2027 तक हम 100% बच्चों को कैसे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्ष कर पाए। तो फिर हमने मॉड्यूल बनाया। मॉड्यूल बनाने के बाद फिर हमने एसआरजी का चयन किया, और एसआरजी का जो चयन था वो बहुत ही स्पेशली तरीके से हमने किया। एक तो हमने कुछ गूगल लिंक डाला, उस लिंक के माध्यम से लोगों के नाम मंगाए, फिर उनके साथ कुछ छोटे मोटे टेस्ट हमने किए, फिर ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग हमने करी, और जो काम करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे छन के निकल के आते गए। इस तरह से हमने एसआरजी का चयन किया, उसी प्रकार से डीआरजी का चयन किया। और डीआरजी का जब हम सब लोगों ने चयन कर लिया, प्रक्रिया कर ली, और मॉड्यूल जब हमारा बन गया तो हमने ट्रेनिंग की शुरुआत की। और ट्रेनिंग भी बहुत, मैं इसलिए ये सारी बात बता रहा हूँ कि जो बातें बहुत सारे राज्यों में कॉमन है मैं उन सारी चीजों को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ऐसे काम जिनको परिषद ने बिल्कुल अलग तरीके से किया, जैसे एसआरजी का चयन करना, फिर ब्लेंडेड मोड पे काम करना। ब्लेंडेड मोड पे इसलिए काम करना कि ऑनलाइन 3 दिन का ट्रेनिंग, फिर ऑफलाइन 4 दिन का ट्रेनिंग,
उस तरह से हम सब लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से हमने करने का प्रयास किया। अब जब हमने ये सब काम कर लिया तो हमने ट्रेनिंग देना देना प्रारंभ किया, पर यह भी तय किया कि ट्रेनिंग यदि हम देना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो ट्रेनिंग क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी पूरे प्रक्रिया को चेक करने के लिए हमने एक टूल का निर्माण किया। इसमें एलएलएफ ने बहुत मदद किया, एलएलएफ का काफी सहयोग रहा। उस टूल से डाइट, बीओ, बीआरसी, डीओ, सारे लोग मॉनिटरिंग का काम करते थे। और साथ ही जो हमारे एसआरजी साथी थे, तो हमने 66 ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जिनको दो एक एक जिले में दो दो एसआरजी हमने प्रभारी बना दिए, जिससे कि वहां का पूरा ट्रेनिंग हम देख सके उनकी उनके थ्रू। तो वो जाते थे, वो मॉनिटरिंग करते थे, और मॉनिटरिंग करने के बाद प्रतिदिन हम शाम को समीक्षा भी करते थे, जिसमें सारे बीओ, बीआरसी, डाइट सभी को लोग उपस्थित होते थे। और जहां पर भी लगता था कि ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है या जिस जिले में भी ट्रेनिंग में दिक्कत है, उसी शाम उस समस्या का हम समाधान करते थे। तो ये हमारी धीरे 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 हमारी यात्रा थी। तो जब हमने डीआरजी का ट्रेनिंग किया तो डाइट लेवल पर हमने मॉनिटरिंग की, डाइट लेवल का मॉनिटरिंग डीओ और एससीआरटी के लोगों ने किया, एसपीओ समग्र शिक्षा के लोगों ने किया। जैसे ही वो डाइट से ब्लॉक लेवल पर गया तो फिर हमारी मॉनिटरिंग का जो फ्रीक्वेंसी था वो भी काफी कुछ बढ़ गया। तो इस तरह से हमने पहले शिक्षकों को पकड़ा, फिर दूसरे चरण में हम सब लोगों ने सोचा कि अब हमारे शिक्षक प्रशिक्षित हो गए हैं, क्लासरूम के भीतर जैसा हमने ट्रेनिंग दिया है उस ट्रेनिंग के अनुसार हम पढ़ाई करा पा रहे हैं कि नहीं, शिक्षक वैसा काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जब उसको देखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने सपोर्टिव सुपरविजन पर एक मॉड्यूल बनाया। हमारे बहुत सारे पार्टनर थे, सपोर्टिव सुपरविजन को लेकर एक पूरा सिस्टम हमने डिजाइन किया और उसमें सीएसी को ट्रेनिंग करने की शुरुआत की। तो लगभग 5540 सीएसी और हम सीएसी को हमने ट्रेन कर दिया। इस ट्रेनिंग की विशेष बात थी कि इसमें सैद्धांतिक पक्ष जितना मजबूत था उतना ही सैद्धांतिक पक्ष को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे ये हम बताते थे, और स्कूलों में जाकर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। हम 10-10 सीएससी जो क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थे उनको 10-10 के ग्रुप में अलग अलग स्कूलों पे लेके गए, कैसे मॉनिटरिंग करना है, पूरा एक दिन मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया बताई, कैसे रिव्यू करना है, रिव्यू के आधार पर कैसे सुधार की प्रक्रिया करना है, कैसे शिक्षकों को सपोर्ट देना है। उन सारे मुद्दों को लेकर हमने सीएससी को ट्रेंड किया। तो अब स्कूल के सारे शिक्षक ट्रेंड हो गए, सारे सीएससी ट्रेंड हो गए। अब लगा कि अब तो चलो क्लस्टर लेवल पर एक सपोर्ट करने वाला सिस्टम तैयार हो गया है, लेकिन ब्लॉक लेवल पर भी हमको देखने की जरूरत थी कि ब्लॉक लेवल को हम किस तरह से सपोर्ट करें जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मुझको लगता है कि हम ब्लॉक लेवल पर फिर बीओ बीआरसी का हमने ट्रेनिंग शुरू किया। अब जब बीओ बीआरसी का ट्रेनिंग हमने शुरू किया तो विशेष रूप से जब हम बीओ बीआरसी का ट्रेनिंग कर रहे थे तो विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हमने पूरा एक डैशबोर्ड बना दिया सपोर्टिव सुपरविजन का। हमने पूरा चेकलिस्ट बना दिया, और न सिर्फ चेकलिस्ट बनाए, देखो इसमें कुछ ठीक प्रॉब्लम। है, ठीक है, चलो। हाँ, तो सपोर्टिव सुपरविजन का हमने एक पूरा चेकलिस्ट बनाया, और उस सारी प्रक्रिया को लेकर हम बीओ बीआरसी के साथ गए। अब बीओ बीआरसी को हमने शिक्षकों के कार्यों से अवगत कराया कि शिक्षक को कक्षा कक्ष के भीतर क्या करना है। दूसरा हमने अवगत कराया कि सीएससी को जब वो क्लास ऑब्जर्वेशन करे तो किन किन चीजों को देखना है। तो हम बीओ बीआरसी के साथ जिस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से जिस डैशबोर्ड को हमने तैयार किया था उस डैशबोर्ड की हमने ट्रेनिंग कर दी। और उस डैशबोर्ड का ट्रेनिंग विशेष रूप से हमने बीओ बीआरसी को इसलिए किया क्योंकि बीओ बीआरसी न सिर्फ डैशबोर्ड के माध्यम से सीएससी का ऑब्जर्वेशन देख सकते थे, बल्कि प्रत्येक स्कूल की क्वालिटी को चेक करने की प्रक्रिया भी वो सुनिश्चित कर सकते थे। तो हमने बीओ बीआरसी के साथ काम करना शुरू किया और एक तरह से एक पूरा चक्र बीओ बीआरसी के साथ काम करके शुरुआत की। मित्रों, मैं इसलिए इस सारी प्रक्रिया को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मुझको लगता है कि समग्र के साथ ही शिक्षण मॉड्यूल को देखने की जरूरत है। जिस तरह से यदि आप कल्पना करें कि बाइक है हमारे पास, बाइक में यदि एक छोटा सा नट भी ढीला हो गया तो आपकी बाइक चल नहीं सकती।
बाइक का उपयोग चलने को लेकर है। तो हमने प्रत्येक अंग को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे सीएसी हो, चाहे बीओ हो, बीआरसी हो, या चाहे परिषद हो, या एससीआरटी हो, प्रत्येक अंग को हमने ठीक करने का प्रयास किया, जिससे कि जिस गाड़ी को हम चलाना चाहते हैं उसमें से एक भी नट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम किसी कमजोरी को प्रदर्शित कर पाए, और क्वालिटी को लेकर जिस मुद्दे को हम खड़ा करना चाहते हैं, जिस मुद्दे को राज्य में लाना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई कमी रह पाए। तो इस तरह से हमारी एक प्रक्रिया थी। मित्रों, मैं विशेष रूप से 2-3 बात जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि राज्य स्तर से प्रतिदिन शिक्षक प्रशिक्षण का मॉनिटरिंग करना, प्रतिदिन रिव्यू करना, प्रतिदिन कमियों में सुधार करना, और अभी जिस तरह से प्रशिक्षण होने के बाद कक्षा कक्ष के भीतर कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को देख पाना। और एक एक बच्चे तक मैं आपको इसलिए इस बात से अवगत करा रहा हूं कि हम अब हमारी कोशिश ये है कि राज्य में यदि 17 लाख बच्चे हैं क्लास 1 to 3 में, या 9 लाख बच्चे हैं, तो 9 लाख बच्चों की स्थिति को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है, वर्ण स्तर पर है, मात्रा स्तर पर है, वाक्य स्तर पर है, शब्द स्तर पर है, कि अनुच्छेद स्तर पर है। प्रत्येक बच्चे का पता लगाना कि किस स्तर पर है, और जहां कमी है उसको सुधार के लिए लगातार प्रयास करना, ये एक निरंतर प्रयास रहा है। और इस यात्रा में हमारे बहुत सारे साथियों ने काम किया है, और विशेष रूप से एलएलएफ ने जो काम किया है, तो मैं उसकी तो पूरी पूरी प्रशंसा सदैव से करता ही रहा हूँ। तो मैं अपनी बात में यही समाप्त करता हूँ सहदेव जी। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। सुनील सर, आपने जो प्रयास पूरे राज्य स्तर पर कैसे हम शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपने अलग अलग संस्थाओं की मदद ली, और पूरे राज्य में लगभग छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70,000 के आसपास शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक है, जिनके प्रशिक्षण को लेके आपने जिस तरह के एफर्ट किए हैं, एसआरजी और अलग अलग स्तर पे, ऊपर से लेके नीचे तक, कैसे हम अलग अलग स्तर के लोगों पे, अलग अलग जो हमारे साथी हैं उनको जिम्मेदारी बांट के शिक्षक प्रशिक्षण को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अच्छे से हम जो एसआरजी उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, इस सब को आपके जो भी अनुभव रहे हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक टीम बनाई, हर जिले से दो दो साथी चुने, और जिनकी जिला स्तर पे जिम्मेदारी दी गई, और डैशबोर्ड का उपयोग करके जिस तरह से आप लोगों ने रोजाना शिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिदिन किस तरह की शिक्षक प्रशिक्षण रहा उसकी जो समीक्षा की, और उसके आधार पर अगले दिन कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं जहां थोड़ा बहुत गुंजाइश रही है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, और आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। और थैंक यू आपका कि आप एलएलएफ संस्था जो है आपकी इसमें मदद कर पाई, और हम आगे भी चाहेंगे कि इस तरह की मदद हम आपके राज्य में और बाकी राज्यों में करते हैं। थैंक यू सर वंस अगेन। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जिला और ब्लॉक ब्लॉक स्तर के प्रशासकों का स्वागत करते हैं। राज्य स्तरीय दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने में जिला स्तरीय प्रशासकों की अहम भूमिका होती है। ये वो मुख्य कड़ी है जो नीतियों और क्रियान्वयन के बीच सेतु का काम करती है। इनके प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि हर स्कूल, हर शिक्षक और हर बच्चा एफएलएन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दैनिक चुनौतियों का सामना करते हुए इन प्रशासकों ने न केवल समाधान खोजे हैं, बल्कि अपने क्षेत्रों में प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य भी किया है। इनकी समझ जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, जो हमें मिशन के क्रियान्वयन के वास्तविक पहलुओं की गहराई तक ले जाती है। अब मैं इसके लिए सबसे पहले अ, दुर्ग जिले से मिस्टर सुरेंद्र पांडे सर, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर दुर्ग छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सुरेंद्र सर, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। थैंक यू सहदेव जी। आज फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के विषय पर जो है हमारी चर्चा सबके साथ साझा करने के लिए अवसर देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आपका। मैं 2016-17 से लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के संपर्क में आया। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में मैं जिला मिशन समन्वयक के पद पर कार्य कर रहा हूं, दुर्ग जिले में अकादमिक कार्यों को देख रहा हूं।
लेकिन शिक्षक के रूप में 14 वर्ष प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन का जो अनुभव और जो अवसर रहा है, और वो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रारंभिक भाषा शिक्षण को समझने और इस पर कार्य करने के। और इसको मांझने का जो काम या अवसर जो है वो लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की मदद से हमको मिला। 2016 और 17 में मैं इस फाउंडेशन के साथ जुड़ा, और इस फाउंडेशन के साथ जुड़ने के साथ मैंने सबसे पहले अपनी समझ विकसित करने के लिए 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स प्रारंभिक भाषा शिक्षण पे स्वयं किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब यह कोर्स प्रारंभ हुआ था तो दुर्ग जिला अग्रणी राज्य था, जिससे काफी हमारे साथियों ने इस कोर्स को किया। यह एक ऐसा कोर्स था जिसने हमारी सोच और सोचने की दिशा में आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षण में लगातार जुड़े रहने के बावजूद भी कुछ छोटे छोटे अंतर थे जिसके बारे में न कभी हमने सोचा था और न कभी सोचने का अवसर मिला। वर्ण और अक्षर जैसे भेद हमें बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, मतलब एक तरह से जैसे शस्त्र को कहना चाहिए कि शार्पनर बनाया जाता है, जस्ट लाइक हमारी क्षमता बढ़ी। दुर्ग जिले में मुझे लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के साथ प्रारंभिक भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 2016-17 में हम ट्रेंड हुए थे और 2019 में मॉडल जिले के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के लिए दुर्ग जिले का चयन किया गया और 200 प्राथमिक विद्यालयों के साथ में न्यू नामक एक कार्यक्रम यहाँ पे हमारे जिले से शुरुआत की गई। यह प्रारंभिक भाषाई दक्षता पर आधारित कार्यक्रम थी। उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में नहीं आया था। मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धीर झिंगरन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके दूरदृष्टि और दूरगामी सोच को मैं नमन करता हूं कि 2019 में, जबकि एफएलएन की बात नहीं हो रही थी, उस समय उन्होंने हमारे दुर्ग जिले को चयनित किया और यहाँ पे बच्चों के भाषाई क्षमता विकास के लिए एक बढ़िया सा कार्यक्रम शुरुआत हुई। काफी सारे कंटेंट तैयार हुए इस जिले के माध्यम से, और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दुर्ग जिले में न्यू के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किया गया, उसके तहत जो भी कंटेंट तैयार हुए थे, जिस तरह से शिक्षकों का ओरिएंटेशन किया गया, संकुल समन्वयकों की क्षमता का विकास किया गया, इसके परिणामों को देखते हुए उस अभ्यास पुस्तिका को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाना निश्चित तौर पर दुर्ग जिले के लिए एक सुअवसर और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसे देखता हूँ। लेकिन जब हम इस विकास की यात्रा में बढ़ते गए, कोविड के पीरियड को पार करते हुए, तो लगा कि नहीं, कुछ और इसमें और जोड़ने की आवश्यकता है। अभ्यास पुस्तिकाओं के साथ प्रारंभिक तौर पर शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया था, लेकिन जब पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर समग्र शिक्षा की ओर से अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई, एक छोटा सा गैप उसमें बना कि उस अभ्यास पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षक संदर्शिका उस सत्र में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, कारण जो भी रहे हो। लेकिन हमने चूंकि पूर्व में अनुभव किया था कि अभ्यास पुस्तिका को सुचारू रूप से बच्चों के साथ उस पर कार्य करने के लिए शिक्षक संदर्शिका अत्यंत आवश्यक है, जो कि एक गाइडलाइन है, जो मार्गदर्शिका है। तब हमारे यहाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से जब ये बात हमने रखी उनके पास, तो उन्होंने हमें एक रेमेडी दिया कि विद्यालयों को जो है विद्यालय अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, क्यों ना हम सॉफ्ट कॉपी में अपने संकुल समन्वयकों के माध्यम से शिक्षकों तक या शिक्षक संदर्शिका जो है हम उपलब्ध कराएं, और वो अपने स्थानीय मद से विद्यालय अनुदान की राशि या अन्य किसी मद से उसका जो है प्रिंट लेकर उस पर काम करना शुरू करें। ये जो समस्या थी, इसका बहुत ही आसान सा हल हमें हमारे जिला कलेक्टर मैम के माध्यम से प्राप्त हुआ और उस पर हमने हर स्तर पर अमल करना प्रारंभ किया। इसमें सबसे पहला काम सॉफ्ट कॉपी में सीएससी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के जो प्राथमिक शिक्षक थे उनको जो है शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध कराई गई। उन्हें कहा गया कि विद्यालय अनुदान की राशि का इस्तेमाल इसका प्रिंट निकालने में करें, और उसके बाद फिर हमारा इस पे जो कार्य शुरू हुआ उसमें शिक्षक तो अपनी भूमिका निभा ही रहे थे, हमारे संकुल समन्वयक और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के जिला स्तर के समन्वयक, ब्लॉक स्तर के समन्वयक लगातार कंधे से कंधे मिलाकर बच्चों की क्षमता विकास के लिए इस अभ्यास पुस्तिका और शिक्षक संदर्शिका के उपयोग को बढ़ावा दे रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां शिक्षकों को लगातार बच्चों की कमजोरियों को पहचानने में मदद मिली, वहीं पे
प्रत्येक सप्ताह ट्रैकर में जब जानकारी भरी जाती थी तो स्पष्ट रूप से दिखता था कि विगत सप्ताह में किस बच्चे की स्थिति कैसी रही और उसको कहाँ तक हमको लेकर जाना है। ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि सिर्फ अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करा दिया जाना पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ लगातार काम करना और उनको सहयोग और उनके कहना चाहिए उनका अवलोकन करते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस कार्य में काफी अच्छा सहयोग रहा हमारे संकुल समन्वयक, जो कि एक तरह से सभी को दक्ष कर दिया गया है प्रारंभिक भाषा शिक्षण के मामले में। बाद में न्यूमरेसी आने के बाद उसमें भी उनकी क्षमता विकास के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। आज वो सक्षम है कि प्रत्येक विद्यालय में जाकर हमारा जो कार्य चल रहा है उसकी वो सतत मॉनिटरिंग करते हैं। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के भी जो सहयोगी हैं वो सतत मॉनिटरिंग करते हैं। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की जाती है। प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित किए जाते हैं। और दुर्ग जिले का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जिला कलेक्टर की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय हैं, तो लगातार इसकी जानकारी उनको भी दी जाती है। इसको और बेहतर करने के लिए हाल ही में बेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन भी पूर्ण किया गया, ताकि हम अपने कमजोरियों के क्षेत्रों को पहचान कर उनको दूर करने का लगातार प्रयास कर सकें। इस तरह प्रारंभिक भाषाई क्षमता संवर्धन और अंक गणितीय ज्ञान या न्यूमरेसी को इम्प्रूव करने के लिए दुर्ग जिले में एनईपी 2020 के आने के पहले से जो शुरुआत हुई थी उससे हमको गति बढ़ाने में मदद मिली है। और लगातार जो है हम इसका परिणाम ये देख रहे हैं कि आज हमारे दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चे धारा प्रवाह जो है समझ के साथ पढ़ने में काफी हद तक सक्षम हो रहे हैं। 60 शब्द प्रति मिनट की जो गति एक स्टैंडर्ड है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें इस गति से अधिक भी पढ़ने वाले बच्चे हमें मिल रहे हैं। बाकी बच्चों की स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। लगातार इस तरह के कार्यों को करने का परिणाम इस रूप में हमें परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। और इस कार्य के जो भी सहयोगी हैं वो उनको काफी संतुष्टि मिल रही है। लेकिन एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति न सिर्फ जिले के लिए अपितु राज्य और पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 2026-27 वाले सत्र में हमारे कक्षा तीसरी तक के बच्चे समझ के साथ पढ़ना, लिखना, अपने विचारों को प्रकट करना और अंकों की सामान्य संक्रियाओं के साथ व्यवहारिक अनुप्रयोगों में दक्ष हो सकें, ताकि जो हमारी मूलभूत कमियां हैं जो आगे हमारे प्रगति में बाधक बनती हैं उनको हम लोग मिलकर दूर कर सकें। इस क्षेत्र में लगातार हमारे काम जो है चल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा ये हम देख रहे हैं कि हमारे जिले में 583 जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें क्लास 1 to 3 के साथ लगातार काम हो रहा है। हालांकि 4th और 5th के लिए भी वर्क बुक प्रोवाइड कराई गई हैं, लेकिन हमारा फोकस 1 to 3 पर इसलिए ज्यादा है कि अगर इस आधारभूत कक्षाओं को जो कि हमारे लिए नींव का काम करती हैं, अगर इसमें हम अच्छा काम कर सकें तो निश्चित तौर पर क्लास 4 और 5 में जाते जाते बच्चों में इतनी क्षमता का विकास हम कर पाएंगे, कर रहे हैं, जिससे बच्चों को आगे अपनी गति बढ़ाने में मदद मिल सके। मैं इस बात के लिए पुनः एक बार, हालांकि और भी कई फाउंडेशन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन दुर्ग जिले से उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में काम की शुरुआत की थी और आज अन्य कई राज्यों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनके कार्यों को सराहा जा रहा है। हाल ही में ओपन लिंक फाउंडेशन ने भी हमें इस कार्य में मदद की है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। लेकिन लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के साथ और उनकी टीम के साथ कार्य का भी काफी अच्छा अनुभव रहा है। न सिर्फ हमने इस कोर्स को करके अपनी क्षमता विकास किया, अपितु बाद में सीएसई के क्षमता विकास में हमने मेंटरशिप की भूमिका निभाई, जिससे इस मामले को समझने में हमें और ज्यादा गति मिली है। अब हमारे जिले में एफएलएन की स्थिति हम काफी संतोषजनक पाते हैं। प्रत्येक विद्यालय को न सिर्फ अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, बल्कि शिक्षक संदर्शिका भी अब हर टीचर के पास उपलब्ध है। लगातार वो साप्ताहिक ट्रैकर भर रहे हैं और संकुल समन्वयकों के माध्यम से हमारे एपीसीज, हमारे बीआरसीज और हमारे अन्य जो अकादमिक सहयोगी हैं उनके माध्यम से हम स्कूलों तक जा जाकर जो प्रगति है उसका आकलन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इस कार्य में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जिले के भाषाई क्षमता विकास और अंक की क्षमता विकास में लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। दुर्ग जिले का सौभाग्य है कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए दुर्ग जिले को चुना गया और दुर्ग जिले के कार्यों को सराहा गया और पूरे राज्य में इसे अपनाया गया है। बहुत सारे बिग बुक की का लेखन, बिग बुक के अतिरिक्त अन्य कंटेंट का लेखन दुर्ग जिले में किया गया है। मुझे भी लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के माध्यम से एक बिग बुक की रचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो कि आज
वो हमारे प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय खेलों को जो विलुप्ति के कगार पर है उन्हें पुनः जीवित रखने के लिए एक छोटी सी बिग बुक मेरे द्वारा लिखी गई थी, जिसका पूरा पूरा मतलब जिसकी प्रेरणा मुझे लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की ओर से प्राप्त हुआ था। चलो भौरा चलाओ, ये मेरे पुस्तक का शीर्षक है। ऐसे ही प्रयास हमारे अन्य साथियों ने किए हैं। मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से अन्य साथियों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार कर दुर्ग जिले में काम हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे अन्य सहयोगी राज्यों में और जिलों में भी अगर इस तरह के मॉडल अपनाए जाएंगे तो काफी हद तक सफलता मिलेगी। और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के इस सहयोग के लिए मैं उनके समस्त फाउंडर से लेकर समस्त टीम और सभी सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को पुनः एक बार मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू सुरेंद्र पांडे सर। आपकी सराहना और आपके लगातार सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सर, आपने अपने जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह से शिक्षक संदर्शिका की आपके जिले में अनुपस्थिति थी, जिसके चक्कर में शिक्षक बच्चों के साथ सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, उस समस्या को जिस सहजता के साथ आपने हल किया है और साला निधि का किस तरह से प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, वो एक उल्लेखनीय काम और बहुत सराहनीय काम आपके जिले में किया गया है। आपकी इस पहल से शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि हुई है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय आपका प्रयास रहा है। उसके लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। मैं आगे श्री मनोज गर्ग, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिसार हरियाणा को आमंत्रित करता हूं। वो आए और हमारे साथ अपने एफएलएन मिशन के सफल क्रियान्वयन से जुड़े अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। मनोज सर, ओवर टू यू। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सहदेव जी। सभी को नमस्कार। मैं मनोज गर्ग, डिस्ट्रिक्ट एफएलएन कोऑर्डिनेटर हिसार हरियाणा में कार्यरत हूँ। मैं 2022 में जो है इस प्रोग्राम से जुड़ा था और हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो टीचर ट्रेनिंग से हुई थी, क्योंकि टीचर हमारा जो एफएलएन का प्रोजेक्ट है इसमें मेन कड़ी था। इसीलिए टीचर को बताना जरूरी था कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग की गई और ट्रेनिंग में टीचर्स को बताया गया कि हमारे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब तक टीचर को उद्देश्य नहीं बताया जाएगा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के बाद एलएलएफ की टीम, संपर्क फाउंडेशन और डीपीआईयू के मेंबर जब स्कूलों में विजिट करने के लिए गए तो हमने पाया कि टीचर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि हमारा पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो लर्न टू रीड की तरफ जा रहा था और टीचर के लिए एक नई चीज थी। टीचर के लिए हमारी जो शिक्षक संदर्शिका थी वो नई थी, हमारी जो वर्कबुक है वो नई थी, और उनको बच्चों के साथ कैसे अटैच किया जाए वो नया था। हमने एलएलएफ की टीम, डीपीआईयू की जो हमारी मीटिंग होती थी और हमारा जो संपर्क फाउंडेशन है, हमने विचार किया कि जब तक हमारा टीचर क्लियर नहीं होगा तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे लक्ष्यों को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कुछ ऐसा किया जाए कि हम कम से कम हमारे टीचर को तो क्लियर करें कि हम चाहते क्या हैं। हम हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, मार्च 2026 तक हम हरियाणा में हर बच्चे को निपुण चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। इसके लिए सभी ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया कि अगर टीचर को एक ऐसा मंच दिया जाए जहां वो मिलकर मेंटर की मदद से, क्लस्टर हेड की मदद से, अपने आसपास के 2-4 जो उनके क्लस्टर में स्कूल हैं उनके टीचर से बात करके अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जो चीज हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा पाए। कुछ नई नई एक्टिविटी टीचर आपस में शेयर कर सकें जिसका बेनिफिट सभी को मिले। तो एक ऐसा मंच अगर हम दे दें तो कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसके लिए हमने एक प्लान बनाया कि हम क्लस्टर लेवल पर हर महीने एक क्लस्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें उस क्लस्टर में चाहे 2 स्कूल हैं चाहे 6 स्कूल हैं, उसके अध्यापक मिलजुल कर बात करेंगे
क्या नई विधियां वो अपना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या उन्हें समस्या आ रही है उसके बारे में वो बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हम प्रथम कक्षा में वर्ण कैसे बच्चों को करवाया जाए, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो हमने ये टॉपिक रखा टीचर्स के सामने कि किस प्रकार हम बच्चों को वर्ण सिखाएं। सभी ने अपने अलग अलग विचार दिए। एक टीचर ने बताया कि मैंने बच्चों के नाम कार्ड पे लिख दिए और वो क्लासरूम में पेस्ट कर दिए, और बच्चे को बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा नाम है। सभी बच्चों को उनके नाम बता दिए गए। अब बच्चे को ये होगा कि हाँ ये मेरा नाम है, उसको जैसे उसका नाम रजत है तो वो उसको पढ़ता रजत रजत। उसको रे की पहचान हो गई, जय की पहचान हो गई, तय की पहचान हो गई। इसी प्रकार टीचर ने बताया कि 2 या 3 दिन के बाद मैं ये कहने लगा कि अब तुम अपने फ्रेंड के जो है वो नाम पढ़ो। इस तरह से वर्ण की पहचान करने में उस अध्यापक ने बताया कि मैंने जो काम बहुत टफ लग रहा था वो एक आसान तरीके से मैंने बच्चों को वर्ण की पहचान कर दी। दूसरे टीचर भी मोटिवेट हुए और उन्होंने भी यही सेम जो है वो क्राइटेरिया अपनाया और उनके बच्चे भी काफी कुछ सीख पाए। तो इस तरह से सीपीआईयू की मीटिंग में हमें नई नई चीजें देखने को मिली, नई नई एक्टिविटीज हमारे सामने आई। 6 महीने तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहा। रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हमें, पीरियोडिक असेसमेंट में भी, बेसलाइन असेसमेंट में भी। 55% का हमारा टारगेट था, वो भी हमने अचीव किया। तो जब हमें अच्छा सब कुछ मिल रहा था तो हमारे मन में कुछ लालच और आया कि क्यों न सीपीआईयू को और बेहतर बनाया जाए, जिससे परिणाम जो है वो बेहतर मिल जाएंगे। सीपीआईयू में हमने देखा कि एक व्यवस्थित योजना नहीं है। अगर हम व्यवस्थित योजना बनाकर चलें तो हमें और बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बच्चों के लेवल को और बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हमने मेंटर्स की मदद ली। हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पे वीकली मेंटर्स की मीटिंग होती है। तो एलएलएफ की टीम और संपर्क फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर हम मैक्सिमम उन मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मेंटर से बात करते हैं कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, किस लेवल पर बच्चे हैं। इस तरह की बातचीत करके एलएलएफ की टीम की सहायता से हम एक योजना बनाते हैं और मंथ के लास्ट में वो योजना सभी क्लस्टर हेड के साथ और टीचर के साथ शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटर। और 2 दिन पहले ये योजना शेयर कर दी जाती है कि आप जब भी सीपीआईयू में आएंगे तो इस योजना पर काम करके आएंगे। अभी हमने पिछले हफ्ते इसी प्रकार काम किया था और हमने एक योजना बनाई कि अब हम हर 3 से 4 महीने तक जो बच्चों का लेवल है उस लेवल के बच्चों के अनुरूप बात करेंगे। लेवल 1, 2, 3 टीचर जो है वो 3 विभागों में बच्चों को बांट देगा और हर सीपीआईयू मीटिंग में हम लेवल 1 को ले लेंगे। उस मीटिंग में हम केवल लेवल 1 के बच्चों की बात करेंगे। उस बच्चों में कैसे सुधार है या बच्चे बहुत अच्छे हैं तो उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्या एक्टिविटी अपनाई जा सकती है। तो इस तरह की चीजें हम क्लस्टर लेवल पर टीचर के साथ बात करते हैं। टीचर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो टीचर आज से 2 साल पहले ये कहते थे कि जी ये तो एफएलएन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, स्किल पासबुक कैसे फिल करनी है, टीजी को अलाइन कैसे करना है वर्क बुक के साथ, वर्क बुक को बच्चे तक कैसे पहुंचाना है, आज वो फुल कॉन्फिडेंट है कि उसे सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है, कौन सा मटेरियल कब बच्चे को देना है, बच्चे को लर्न टू रीड कैसे लेकर जाना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे टीचर के सामने बिल्कुल क्लियर है। और हमारा ये मानना है कि जब टीचर क्लियर है तो उसका बेनिफिट बच्चे को 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो हमारी इनिशिएटिव था ये आज पूरे हरियाणा में लागू है और पूरे हरियाणा के सभी क्लस्टर में आज सीपीआईयू का गठन है। सीपीआईयू के माध्यम से प्रतिमाह मीटिंग की जाती है और अभी हमारे हरियाणा ने इनिशिएटिव लिया है, डैशबोर्ड इख्तियार किया है। अब हम सीपीआईयू में डैशबोर्ड के माध्यम से डाटा पर बात करते हैं। डैशबोर्ड पर हर स्कूल का, हर बच्चे का डाटा अवेलेबल होता है। टीचर से हम बिल्कुल क्लियर बात करते हैं कि अब हमें इस बच्चे पर इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे तक पहुंचने का इससे बेहतर माध्यम हमें और कोई नजर नहीं आया, जिसके परिणाम हमें बहुत पॉजिटिव, बहुत फ्रूटफुल मिले हैं। अगर ये इनिशिएटिव अगर सभी जगह लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि निपुण मिशन भारत जो है वो, मैं कहता हूं कि टारगेट जो डेट है उससे पहले हम हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो थैंक यू सहदेव जी मुझे टाइम देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपने सीपीआई बैठकों को प्रभावी बनाने के लिए जिस संरचनात्मकता की पहल की और उसको एक सीखने सिखाने का मंच आपने बनाया,
वो वाकई एक जो है प्रेरणादायक आपका कदम है, जो हम सबको सीखने के लिए एक मंच, सीखने के लिए प्रेरित करता है। और शायद जिस तरह से आपने कि एक जिले में अगर क्लस्टर मीटिंग को अगर हम बेहतर बना सकते हैं, उसकी जो लर्निंग है और उसको कैसे हम डेटा को उसका माध्यम बना के बच्चों के सीखने सिखाने को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, और जिसका जैसा कि आपने बताया उसका असर ये हुआ कि पूरा हरियाणा राज्य में आज सीपीआईयू बैठक उसी तर्ज पर की जा रही है। और पूरे राज्य में अगर किसी चीज को ले जाया जा पाती है कि बहुत बड़ा और बहुत सराहनीय कदम है। और आप जिस तरह से आपने सीपीआईयू बैठकों को बेहतर करने के लिए कदम उठाए, हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी साथी आज ये सुन रहे हैं वो भी इस तरह के कदम या तो पहले से उठा रहे हैं, अगर उनको इसके बारे में और जानना है तो निश्चित तौर पर एक ये मंच है जो एक दूसरे के साथ इन सर लर्निंग को, इन अनुभवों को साझा करता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अमूल्य जानकारी को साझा करने के लिए। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हुए मैं उत्तर प्रदेश राज्य से श्री जयसिंह जी को बुलाता हूँ। जयसिंह जी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में हसुआ ब्लॉक फतेहपुर जिले में कार्यरत हैं। इसके अलावा जयसिंह जी बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में जिले का प्रभार भी संभालते हैं। जय सिंह जी के एफएलएन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिस तरह के ब्लॉक स्तर पर द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, तो हम सबके साथ साझा करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जय सिंह सर, over to you। थैंक यू सहदेव जी। आज के वेबिनार में हमारा सभी साथियों को सादर नमस्कार। मैं जयसिंह खंड शिक्षा अधिकारी हसुआ जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं हसुआ ब्लॉक में 2021 से जुलाई 2021 से काम कर रहा हूँ। जब मैंने सबसे पहले ब्लॉक में ज्वाइन किया और ये निपुण की बात आई, एफएलएन की बात आई, तो सबसे पहले जो मैंने चिन्हित किए जो ब्लॉक की समस्याएं थी, ये हमारा जनपद भी एक आकांक्षी जनपद है और इसमें जो 3 चैलेंजेस मुझे दिखे वो था बच्चों की उपस्थिति और बच्चों की गुणवत्ता और उनका रेगुलर असेसमेंट। सबसे पहले मैंने बच्चों की अटेंडेंस पर काम किया कि बच्चों की अगर नियमित उपस्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से इसका हमारे बच्चों की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रथम चरण के रूप में हमने अपनी पूरे ब्लॉक में जो हमारे सहयोगी हैं उसमें मैंने ईआरपी को के साथ बैठक की, और जो हमारी न्याय पंचायतें हैं, हर न्याय पंचायत में जो हमारे हाईली मोटिवेटेड टीचर्स हैं उनको मैंने चिन्हित किया एज ए संकुल के रूप में, और उसमें से एक टीचर जो हमारे नोडल जो न्याय पंचायत के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं वो उनके साथ बैठक की। बैठक के उपरांत ये निश्चित किया गया कि जो हमारे 134 विद्यालय हैं उसमें कौन से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमारी अटेंडेंस बच्चों की रेगुलर नहीं रहती है या उन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत कम है। उन विद्यालयों को चिन्हित करने के उपरांत उनके साथ, उनके गार्जियंस के साथ बैठक करना और उस ग्राम पंचायत में चौपाल लगाना। जब तक हम पब्लिक के मध्य और उनके गार्जियंस के बीच में नहीं जाएंगे तो शायद हम बच्चों की अटेंडेंस उतनी बेहतर नहीं कर पाएंगे, और ये सब जब रेगुलर रूप में हमें करना पड़ा तो बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि और इसका काफ़ी पॉजिटिव हमारे उसमें आया, अटेंडेंस बच्चों की बढ़ी। जब बच्चों की अटेंडेंस हमारी काफ़ी रेगुलर हुई, उसमें सुधार परिलक्षित हुआ, तो इसके बाद हमने काम किया बच्चों की गुणवत्ता के बारे में, चाहे वो भाषा की बात हो और चाहे गणित की बात हो। कई बार जब हम फील्ड में विजिट करते हैं एज ए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, तो जो हमारे गार्जियंस हैं या जन सामान्य हम उनको कहें तो उनकी शिकायतें आती हैं कि हमारा बच्चा तो विद्यालय जाता है परंतु उसको भाषा और गणित पढ़ना भी नहीं आता है। तो ये हमारे लिए चैलेंज था, हम सभी के लिए चैलेंज था कि हम अपने ब्लॉक को कैसे निपुण बनाएं और अपने जनपद को कैसे आकांक्षी जनपद से बाहर लाएं या उसमें शिक्षा की गुणवत्ता हमारी बढ़े। तो इसके लिए ये जरूरी था कि हम बच्चों को पहले देखें कि हमारा कौन सा बच्चा किस स्थिति में है, वो भाषा में किस स्तर पे है या गणित में किस स्तर पे है, कौन सा बच्चा हमारा वर्ण पहचानना, कौन सा बच्चा हमारा अक्षर पहचानना, कौन सा बच्चा हमारा वाक्य पढ़ लेता है। इसी तरह गणित में कौन सा बच्चा जोड़ घटाना लगा लेता है, या जो गणित की हमारी चारों संक्रियाएं हैं
जोड़ घटाना गुणा भाग उसमें दक्ष है। तो ये हमारे एआरपी और जो मेरी टीम थी उसके साथ, और साथ में मैं एलएलएफ को भी इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें मेरा पूरा सहयोग किया। और मैंने जितने भी मेरे विद्यालय थे 134 सभी में एक मैंने विभाजन कर लिया कि कौन सा बच्चा हमारा सक्षम है या मध्यम स्तर पे है या उसके साथ हमें ज्यादा मेहनत करनी है। और इसके लिए पूरे विकासखंड के हर एक विद्यालय में ट्रैकर के रूप में एक निपुण पंजिका का भी गठन कराया गया। उसमें हर क्लास में बच्चों के नाम है, उसका रेगुलर असेसमेंट जब हम करते हैं, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो या ऑफलाइन, हमारे टीचर उसको जज करते हैं कि आज बच्चा इस सितंबर माह में, अक्टूबर माह में भाषा में किस स्तर पे है, गणित में किस स्तर पर है। और 15 दिन बाद पाक्षिक रूप से मैं असेसमेंट करवाता हूँ कि 15 दिन में उसमें कितना सुधार हुआ। ये ट्रैकर के माध्यम से, उस पंजिका के माध्यम से मैं हर एक बच्चे को चिन्हित कर रहा हूँ। हाँ, उस बच्चे को चिन्हित करने के बाद फिर मैं उसकी प्रोग्रेस भी बैठक करता हूँ साप्ताहिक रूप से अपने एआरपी के साथ, और पूरा उस न्याय पंचायत का या पूरे ब्लॉक का मेरे पास डाटा आ जाता है कि हाँ इस विद्यालय में सुधार परिलक्षित हुआ है। और फिर किस बच्चे के साथ टीचर्स को हम कैसे ट्रेन करें कि जो बच्चे में कमी हमें दिख रही है, चाहे वो भाषा के रूप में हो या गणित के रूप में, उसको कैसे बच्चे के साथ गतिविधियां की जाएं, चाहे वो नवाचार के माध्यम से हो या जो हम स्कूल प्ले के रूप में कहते हैं कि बच्चे हमारी उसमें आनंददायी शिक्षा प्राप्त करें, खेल खेल में सीखें। इसमें सबसे बड़ा एक पार्ट था कि हम टीचर्स को भी पहले ट्रेन करें। तो हमने सभी टीचर्स को अपने बुलाते, हमारे 415 टीचर्स हैं प्राथमिक स्तर के, उन सभी टीचर्स की मैंने 4 दिवसीय ट्रेनिंग कराई। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुई है, और इसमें जो टीचर्स गाइड के रूप में, शिक्षण संदर्शिता रूप में उनको बेहतर ट्रेन, जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे, हमारी एलएलएफ की टीम के सहयोगी थे, चाहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हों या जनपद के जो हमारे सहयोगी थे, उनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ। और इस वर्ष पुनः हमारे द्वारा सभी टीचर्स की ट्रेनिंग समय से पहले करा ली गई कि इससे हमारे जो टीचर्स हैं वो बेहतर परिणाम दे पाए। और जो मटेरियल्स है, हम टीचर्स गाइड की बात करते हैं, प्रिंट रिच मटेरियल की बात करते हैं, या हो टीचर्स हमारे उसमें दक्ष हो जाएं, पहले वो निपुण हो जाएं कि हमको किस रूप से अपनी क्लास को संचालित करना है और किस बच्चे के साथ हमें किस तरीके की गतिविधि करनी है। इसके ट्रैक होने के बाद एक हमें अच्छा परिणाम मिला, और मैं जब उसका रिव्यू करता हूँ पाक्षिक रूप से, तो उसमें हमें बेहतर परिणाम दिखते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरे पिछले असेसमेंट हुआ था, थर्ड पार्ट में हमारा ब्लॉक हसवा अच्छा कि हम बच्चों के साथ निरंतर उनको मोटिवेट करते रहे, संकुल बैठते भी करते हैं, और जो संकुल बैठते हमारी होती हैं उसमें हमारे टीचर्स एक बारी बारी से पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन सी विद्यालय में कौन सी गतिविधि अच्छी हो रही है, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर हम एक प्लान करते हैं कि हाँ अब ये मुझे जरूरत है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, और उस प्लानिंग के आधार पर ही मैं आगामी जो हमारा होता है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो काफी अच्छा इसका इफेक्ट है। असेसमेंट जितना अच्छा है मेरा मानना है, और ये उसमें मैं हमारा ब्लॉक सफल भी हो रहा है कि जितना असेसमेंट हम बच्चों को जितना अभ्यास कार्य देंगे, जितने बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और इसमें एलएलएफ का काफी अच्छा सहयोग इस रूप में है कि उन्होंने अभी रिसेंटली में एक शिक्षण टीचर्स की गाइड डेवलप की है, और बच्चों के लिए एक संभव नाम से उन्होंने एक रिमीडियल क्लास के लिए बुकलेट डेवलप की है, जिसमें अभ्यास वर्क दिए हुए हैं, और वो सभी विद्यालयों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराते हुए उसका एक दिन मैंने यहाँ पर अपने बीआरसी स्तर पर टीचर्स के साथ ट्रेनिंग भी कराई है कि किस तरीके से हम बच्चों के साथ ज़्यादा एक्टिव हों, उनको ज़्यादा अवसर प्रदान करें, बच्चे अपनी बात को बेझिझक कह पाएं और अपनी समस्या की चर्चा कर पाएं। इस प्रकार हमने उस स्तर को आगे बढ़ाया है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर इसके परिणाम होंगे।
और हमारा रिजल्ट जो है उसको अच्छा आएगा, ये एक अच्छा वो रहेगा। मैं इसी के साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और अवसर देने के लिए सभी को धन्यवाद, देव जी को धन्यवाद, और जो जिन्होंने हमारी बात सुनी उनको धन्यवाद। मैं वो राजेश से एलएलएफ के बारे में मैं बस ये बोल रही हूँ थैंक ना। यू जय सिंह जी। आपने अपने ब्लॉक की समस्याओं को पहचान कर जिस तरह से उनके लिए जो कदम उठाए वो बहुत सराहनीय है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने बताया कि सपोर्टिव सुपरविजन और डेटा आधारित रणनीतियां बच्चों की प्रगति को सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो रही हैं। आपके प्रयासों को हमारा सलाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अंत में हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अकादमिक सहयोगी, जो कि इस पूरे एफएलएन मिशन की रीढ़ है, कक्षा के सबसे करीब रहने वाले ये सभी साथी शिक्षकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। ये न केवल शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण भी हैं जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने शिक्षकों में आत्मविश्वास भरा है और कक्षाओं को एक बेहतर स्थान बनाया है। आज हम अपने अकादमिक सहयोगियों से उन अनुभवों को सुनेंगे और जानेंगे कि वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस मिशन में कैसे योगदान दे रहे हैं। इन हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं और हम सभी इनके अनुभवों से प्रेरणा लेने के लिए उत्साहित हैं। अब मैं आगे श्री हनुमंत प्रताप सिंह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, धाता ब्लॉक, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हनुमंत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सहदेव सर। मैं हनुमंत प्रताप सिंह, जैसा सहदेव जी ने बताया कि मैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के धाता ब्लॉक में। और मेरा काम है, या हम सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का काम होता है कि हम लोग विद्यालय में भ्रमण करें और उन विद्यालयों में कक्षा अवलोकन करें। कक्षा अवलोकन करने के बाद शिक्षकों को सुझाव दें, सकारात्मक सुझाव दें कि क्या जो है बेहतर किया जा सकता है, जिससे कि उसकी शिक्षण व्यवस्था, उनकी कक्षा जो है और अच्छी संचालित हो सके। अब इस पूरे लगभग 3 साल हो गए मुझको। अक्टूबर 2021 में मैंने ज्वाइन किया था एज एन एआरपी अपने ब्लॉक में, और 3 साल हो गए। 3 साल से विद्यालय का भ्रमण करके और इसके अलावा प्रशिक्षण देने में भी हम लोग का सहयोग होता है। एज अ संदर्भदाता हम लोग पीआरसी में जो टीजी है और वर्कबुक है, निपुण भारत मिशन संबंधित 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित करवाते हैं। विद्यालय में भ्रमण के बाद जो सबसे बड़ी समस्या मुझको समझ में आई, या हमारी टीम को समझ में आई, वो ये थी कि ज्यादातर शिक्षक बहुत पारंपरिक पद्धति से शिक्षण कार्य करते थे। और पारंपरिक पद्धति का मतलब है कि बोर्ड पर खड़े होकर के बुक से एक जगह पर, और शिक्षण कार्य उनका हो जाता था। तो जिससे होता ये था कि ना तो बच्चे उनके साथ जुड़ पाते थे, और जब जुड़ नहीं पाते थे तो सीखना भी उनका उतना बेहतर नहीं होता था। इन दोनों कारणों से बच्चों की उपस्थिति लगातार घटने लगती है। धीरे धीरे बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने लगता है जब बच्चे लगातार उपस्थित रहने लगते हैं। ये हमको महसूस हुआ, हमारी टीम को, कि शायद शिक्षकों में बाल केंद्रित शिक्षण कार्य का जो वो है उसकी कमी है। और शायद कमी होने का कारण ये है कि उनको उसके लाभ अभी तक देखने को नहीं मिले। तो हमने इस समस्या को हल करने के लिए एक रणनीति बनाई। हमने और हमारे साथ में एलएलएफ की टीम में बैठ करके, हमारे यहाँ एक एलएलएफ की टीम जो है सहयोग देती है सभी एकेडमिक कार्यों में। और तो हम लोग के द्वारा जो सबसे पहला वो किया गया, समाधान का बिंदु रखा गया, वो ये था कि शिक्षकों को स्वप्रेरित किया जाए कि वो अपनी कक्षा को बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति से चलाएं। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति से चलाने में ये है कि जब मतलब जितना भी कक्षा का समय है, उस समय में शिक्षक टीएलएम का उपयोग करके, अन्य खेल गतिविधियों का उपयोग करके बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। जब जोड़ेंगे बच्चों को, उनको अच्छा लगेगा, तो एक तो वो सिर्फ अच्छा लगने के कारण ही अगले दिन विद्यालय आने का मन करेंगे दोबारा से। और अच्छा लगने के साथ साथ उनके सीखने में अधिगम की जो वो है इस तरह उसमें भी वृद्धि होगी। तो हम लोगों ने इस स्व प्रेरणा को विकसित करने के लिए ये निर्णय लिया कि सभी विद्यालयों में एक डेमो क्लास का जो है आयोजन किया जाए।
किया जाए जहां भी हम लोग जाते हैं। उसके बाद कक्षा अवलोकन के बाद में एक डेमो कक्षा चलाई जाए। डेमो कक्षा से मतलब है कि जिस कक्षा का हमने अवलोकन किया या तो उसी कक्षा में या उस कक्षा के अतिरिक्त दूसरी कक्षा में जा करके हम लोग एक जो बाल केंद्रित शिक्षा जिसको हमको कह जिसको हम कह रहे हैं, वैसी एक कक्षा जो है संचालित करके दिखाएं। शिक्षक उसको देखें और फिर पाए समझें इस बात को कि उनकी कक्षा में और हमारी द्वारा चलाई गई इस कक्षा में कितना अंतर है, क्या अंतर था, उससे क्या लाभ हुआ। तो ऐसा करने के बाद कुछ शिक्षकों ने पाया भी कि जो है बहुत अच्छा जो है इसका परिणाम आता है, क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनको बात करने का अवसर देते हैं बच्चों को, तो बच्चा अगले दिन भी कक्षा में आने का मन बनाता है। क्योंकि काफी जगहों पे ऐसा होता था कि जब जैसे हम आज गए विजिट करने एक विद्यालय में, फिर अगले महीने जाएंगे, लेकिन हमने चूंकि वहां पर एक डेमो क्लास ली थी, बच्चों को वो पसंद आई थी, तो अगले महीने जब हम उसी विद्यालय में पहुंचते थे, तो वो उस कक्षा के बच्चे पहले से जो पहचानते थे हम लोगों को, नमस्ते करते थे। और फिर से उनका ये होता था कि सर सर चलिए, सर जी सर जी चलिए, हमारी कक्षा में जो है तो जो पढ़ा दीजिए। बच्चे उनको जो है मजा आया। तो यही जो है देख करके शिक्षकों को भी इस बात की प्रेरणा मिली कि नहीं, जो है जो ये शिक्षण कार्य है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। पूरा समय जो है सिर्फ बोर्ड पर खड़े होकर के चौक से और पुस्तक से शिक्षण कार्य छोटे बच्चों के साथ संभव नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में कंटेंट भी उतना नहीं पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा ही कंटेंट है। पढ़ाने के लिए समय जो है पर्याप्त है आपके पास, तो आप जो है बच्चों को शामिल करें अपनी शिक्षण में। जब भी कक्षा संचालित करें, जितना भी टीएलएम है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, काफी सारा टीएलएम हमारे यहाँ एलएलएफ के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है। टीएलएम में काफी सारी प्रिंटेड सामग्री है भाषा के लिए, तरह तरह के चित्र चार्ट, चित्र कहानियां, चित्र पोस्टर, कहानी पोस्टर, इस तरह से। और इसी तरह गणित में भी काफी सारे जो है बोर्ड हैं, संख्या के बोर्ड हैं, जोड़ घटाने के बोर्ड, अवधारणा बोर्ड, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी जो है टीएलएम सामग्री हम लोग के यहाँ जो है राज्य स्तर से सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि एलएलएफ का भी सहयोग है, और इस प्रकार जो है अपनी कक्षा को बेहतर कर सके। इसके बाद जो है इस प्रक्रिया को अपना करके जो है काफी विद्यालयों ने बहुत अच्छा जो है परिणाम हासिल किए हैं। एक विद्यालय जिसका कि नाम यहाँ पर लेना चाहते हैं, हमारे ब्लॉक में है एक कंपोजिट विद्यालय, गनही नाम है विद्यालय का। बहुत जब हम पहली बार उस विद्यालय में गए थे तो 50% या इसके आसपास अटेंडेंस थी बच्चों की। धीरे धीरे वहां पर दो शिक्षिकाएं थी जो बहुत जल्दी उस हमारे डेमो क्लास से प्रेरित हुई, उन्होंने जो है उसको अपनाना शुरू किया, और उनकी कक्षा शिक्षण बहुत बेहतर हो गया धीरे धीरे। और 80% से ऊपर आज की डेट में रेगुलर जो है अटेंडेंस विद्यालय में रहती है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ निपुण असेसमेंट हुआ था डीएलएड के छात्रों के द्वारा कि कौन सा विद्यालय निपुण है या नहीं है, तो उसमें वो विद्यालय निपुण भी घोषित हुआ। तो सभी हितधारकों से जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को, उनसे यही आग्रह है मेरा कि यदि जो है आपको यहाँ से मेरी बातों से कुछ अपने यहाँ लागू करना है, सीख करके जाना है, तो ये कि शिक्षकों को सबसे पहले स्वयं से प्रेरित किया जाए कि वो अपनी कक्षा को बाल केंद्रित शिक्षण में की तरह चलाएं। टीएलएम और अन्य जितने भी संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग करें। बच्चों को बात करने के पूरे अवसर दें। बच्चों को बात करने का अवसर देने में बहुत जो है उपस्थिति में एकदम से वृद्धि होती है, क्योंकि बच्चे बातूनी होते हैं। छोटे बच्चों को इधर उधर की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए उनकी बातों को, तो अगले दिन से जो है आपके पास वो स्वयं आना चाहिए, जो बोझिल ढंग से पहले आते थे। तो ये सब बातें यदि आप पालन करें तो आपके भी विद्यालयों में जो है एफएलएन का टारगेट तो समय से अचीव किया जा सकता है। और धन्यवाद सहदेव जी, यहाँ पर जो है समय देने के लिए, सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू हनुमंत सर। आपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से बाल केंद्रित शिक्षण पर जिस जो आपका फोकस रहा है, उसके लिए जो आपने प्रयास किए हैं वो बहुत प्रेरणादायक है। और कैसे आपने अभिभावकों और अभिभावकों को स्कूल के साथ जोड़कर और शिक्षकों के साथ कार्यशाला करके उनको एक नई दिशा जो दी है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम सबको निश्चित तौर पे उससे सीख के अपनी कक्षाओं में उसको ले जाने का मौका मिलेगा। और आपने बच्चों के लिए जो एक मुख्य बात कही कि अगर बच्चों को हम कक्षा में बातचीत का मौका देते हैं तो वो उनका जुड़ाव कक्षा से ज्यादा होता है और कक्षा में उपस्थिति जो है बढ़ती है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपने अपनाया है। आपके ब्लॉक में निश्चित तौर पे इसके जो बेहतर परिणाम है वो देखने को भी मिल रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला जिले से मिस सोनू रानी, असिस्टेंट ब्लॉक
रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को बुला रहा हूँ। मैम, आप आइए और आपके जो भी विचार हैं, आपके जो अनुभव रहे एफएलएन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन को, उनको हमारे साथ साझा कीजिए। सोनू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मैं सोनू डिस्ट्रिक्ट अंबाला के ब्लॉक बराड़ा में एबीआरसी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे जो मेरा काम है वो क्लास विजिट और मॉनिटरिंग के दौरान बच्चों में बेहतरी, जो उनकी सीखने की बेहतरीन, क्लास मैनेजमेंट और टीचर्स का एकेडमिक सपोर्ट करना है। क्लास विजिट और मेंटरिंग के दौरान जो मैंने समस्या देखी क्लासरूम्स में वो ये थी कि जो हमारी क्लासरूम थी वो अभी भी ओल्ड टीचिंग जो मेथड्स थे वो फॉलो हो रही थी हमारी क्लासरूम्स में, जैसे कि रोट लर्निंग, और ज्यादातर जो हमारा था वो लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा था। टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे, बच्चे या बुक से देख के या ब्लैक बोर्ड से देख के अपनी कॉपियों में लिख रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो बच्चे सीख रहे थे, जो कॉम्पिटेंसी हासिल कर रहे थे, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे थे। जो बच्चे हमारे कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं कर पा रहे थे, पिछड़ रहे थे, वो पिछड़ते ही जा रहे थे। कहीं ना कहीं वो बच्चे अब स्कूल आने से भी कतराने लगे थे, जिससे जो हमारी एब्सेंटीज बच्चे थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे। न्यू अप्रोचेस के बारे में टीचर जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हिचकिचाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में संशय रहता है कि हम उस चीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सभी बच्चों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए क्लास में, जिससे प्रत्येक बच्चा समझे, प्रत्येक बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। प्रत्येक बच्चे की जो समझने की कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि टीचर ने कोई काम एक बार में करवाया है तो वो बच्चा एक बार में सीख जाएगा। अलग अलग बच्चा अलग अलग कैपेबिलिटीज रखता है, अलग अलग फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है। कोई बच्चा है जो हिंदी बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स में अच्छा निकल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लासरूम में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं। जो मेरे सामने मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक तो मेरे को रोट लर्निंग, एक जो लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, और एक जो बच्चे एब्सेंट थे उनके ऊपर मैंने अपनी सीआरसी में काम किया। जब मैंने काम किया तब मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने पेरेंट्स का ओरिएंटेशन करने की सोची। तो मैंने, जो मेरा सीआरसी का स्कूल था, सीआरसी के स्कूल में सीआरसी हेड और एक सीआरसी के जो हमारे ब्लॉक में स्टार टीचर मेंशन किया जाता है, जो टीचर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है सीआरसी में, तो जो स्टार टीचर थे उनकी मदद से एक क्लासरूम प्लान तैयार किया गया कि हमें उस चीज में क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें। सबसे पहले हमने पेरेंट्स का ओरिएंटेशन करवाना चाहा, जिसके तहत हम पेरेंट्स तक ये बता सकते थे कि एफएलएन एक प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट के दौरान हम बच्चों के साथ क्या क्या करने वाले हैं। दूसरा, जो बच्चे हमारे पिछड़ रहे थे उन बच्चों के साथ हम कैसे काम करेंगे। इसके बाद मैंने क्लास अध्यापिका के साथ मिलकर टीएलएम बनाई। साथ में उन बच्चों का कॉम्पिटेंसी वाइज, ना कि ग्रेड वाइज, सभी बच्चों की कॉम्पिटेंसी वाइज कि बच्चे कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, सभी को मार्क किया ताकि सभी बच्चों के साथ एक साथ काम किया जा सके। तो जब हमने ये काम करना शुरू किया तब मेरे पास 6 लड़के ऐसे थे जो अभी बिल्कुल भी स्कूल नहीं आते थे और 3 लड़कियां थी हमारे पास। तो टोटल 9 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे ऐसे थे कि जो काम करने के बाद अच्छा रिजल्ट दे पाए। अब हमारा जो प्रोजेक्ट था कि मेरे को इस प्रॉब्लम के ऊपर कैसे ओवरकम करना है, तो वो जैसे जैसे मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने पेरेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया, प्रॉपर इनवाइट किया गया। इनवाइट करने के बाद पेरेंट्स को बताया गया कि हम आपके बच्चे जो इस लेवल पे हमारे पास हैं इस टाइम, इनके साथ हम अलग से काम करना चाहते हैं, कि ये ना हो कि कल को आप हमें बोलो कि घर के लिए काम नहीं दिया जाता। क्योंकि बच्चे बर्डन महसूस करते हैं कि हम स्कूल में पूरा दिन उनके साथ काम करते हैं, फिर हम घर के लिए भी काम देते हैं। तो हम बच्चों को अभी सिर्फ खेलने के लिए स्कूल में बुला रहे हैं। सबसे पहले बच्चों के जो टाइम स्लॉट था उसमें छूट दी गई कि आप बच्चे थोड़ा सा लेट आ जाएं, थोड़ा जल्दी चले जाएं। उसके बाद हमने बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए बुलाया ताकि बच्चों की रुचि बढ़े कि क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ खेलना।
इवन 15 दिन तो मैं भी बच्चों के साथ माचिस के ताश खेल ली हूँ, कंचे खेल ली हूँ उन बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का एक ट्रस्ट बना सकूं कि बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। उसके बाद हम बच्चों को संख्या पूर्व जो अवधारणाएं थी उनके ऊपर लेकर गए। जैसे ताश के पत्तों से ही हमने बच्चों को सिखाया कि कम ज्यादा किसके पास है, काउंटिंग करो आपके पास कितने ताश हैं। तो बच्चे को गिनना आता है, उसको सिर्फ अभी क्या है कि नंबर पहचान तक लेकर जाना था, लिखने तक लेके जाना था। बच्चा जब स्कूल में आता है तो है कि वो 10 तक गिन पाता है, तो हमने संख्या पूर्व जो अवधारणाएं थी वो उनको सिखाई। आगे पीछे का, हल्का भारी का, मात्रा कंचों से कि किसके पास ज्यादा कंचे हैं कम है, कितनी अमाउंट में कितने होते हैं। किसी को बोला कि जैसे 20 कंचे रखे थे एक साइड में, एक साइड 40, तो अमाउंट किसकी ज्यादा दिख रही है। तो जो संख्या पूर्व अवधारणाएं थी वो हमने बच्चों को खेल खेल में ही सिखाई। उसके बाद जो हमारा था इससे जो नेक्स्ट वो था कि हमने अब बच्चों को लिटरेसी की तरफ लेके जाना था। तो हमने बच्चों के जो परिवेश से जो शब्द थे वो शब्द उठाए, बच्चों से वर्ण पहचान करवाई, अक्षर पहचान करवाई, मात्रा पहचान करवाई। उसके बाद हम बच्चों को मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर जा रहे थे। इससे हमें असेसमेंट किया कि हम बच्चों को कहाँ तक लेकर गए। अब हमें जो असेसमेंट किया, असेसमेंट से हमें ये पता चला कि प्रत्येक बच्चा हमारा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था। जो बच्चा क्लास में चुप बैठा रहता था या उसने स्कूल आना छोड़ दिया था, वो इस टाइम हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था। और कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे हमारे निपुण भारत मिशन के अंदर पहाड़ा कंपटीशन हुए, जब वो मेन स्ट्रीम में बच्चे आ गए थे। और अभी रफ्तार प्रोग्राम हुआ, रामलीला हुई थी, और भी बहुत से कल्चरल फेस्ट जो हैं वो होते रहते हैं प्राइमरी लेवल पर। तो वो बच्चे सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो मैं इस जो प्रोजेक्ट था, जो मेरा प्रोजेक्ट था काम करने का, उस प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा था EQ, इमोशनल क्वोशेंट बिफोर IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। हमें बच्चों के इमोशनल जो क्वोशेंट है उस पर काम करना चाहिए। इमोशनल क्वोशेंट पे जो मैं अपनी LLF टीम है, बलबीर सर, रविंदर सर, सोनाली मैम, जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे सीखा है कि जो हमारी 4 खंडीय रूपरेखा उन्होंने सिखाई, तो जिसमें मौखिक भाषा विकास सबसे पहला जो काम है वो हमारे EQ पर काम करता है। जो हमारा EQ है, EQ से हम बच्चे की भावना से जुड़ जाते हैं। जब बच्चे का हम की जो भावना से जुड़ जाते हैं, एक सेफ स्पेस बच्चे के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमें बता पाए। जब हम बच्चे की प्रॉब्लम को सुन पाते हैं, उसकी जड़ तक जा पाते हैं, तभी हम उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो हमें बच्चों की जो EQ है उस पर काम करने की जरूरत है। EQ बिफोर IQ मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा EQ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप बच्चे का EQ इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे बच्चे का IQ इंक्रीज होता जाता है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है एक। और दूसरा हमारे पास क्या है कि थॉर्नडाइक का एक रूल भी था, रेडी टू लर्न वाला। उसमें भी हमारे पास जो हमारी हिंदी भाषा है, उसमें जब हम मौखिक भाषा की गतिविधियां करवाते हैं या बाल गीत करवा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, अनुभव पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस सब में हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को अटेंटिव कर रहे होते हैं, रेडी टू लर्न कर रहे होते हैं। रेडी टू लर्न का मतलब ही है सीखना, लेकिन फिजिकली नहीं, मानसिक रूप से सीखना। उसका जो मेंटल लेवल है वो तैयार कर रहे हैं कि अभी आपको कुछ सिखाया जाएगा। जब हम मेंटल लेवल बच्चे का प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो ये डेफिनेट है कि बच्चा जो आप सिखाना चाह रहे हो वो 80 से 90% सीख जाएगा। उसके बाद था हमारा जो रेडी टू लर्न है और EQ है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। रेडी टू लर्न और EQ में ये सिमिलैरिटी है कि बच्चा जो हमारी हिंदी में है अपना अनुभव जब बच्चा साझा कर रहा होता है, या आत्म विचार जिसे हम कहते हैं, या बच्चा जो गलतियां हैं या प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरीके से सोच के उसके ऊपर काम करता है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो तर्क शक्ति है वो हम विकसित करते हैं। इसके बाद मैं LLF टीम का धन्यवाद भी करती हूँ कि सर हमारे साथ हमेशा मेरे साथ ज्वाइंट विजिट भी करते हैं, जहां मैं बच्चों की समस्या नहीं
जान पाती कि बच्चे के कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो एलएलएफ टीम ने मेरे को पहले भी बहुत साथ दिया है और आगे भी आशा करती हूँ कि मेरे को साथ मिलता रहेगा, कि पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को बताए जाते थे कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस चीज के वहां उस समस्या को हल करने की कोशिश करती थी। अभी अभी हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, तो मैं सभी से यही आशा करती हूँ कि हमें क्लासरूम में सबसे पहले बच्चों के लिए सेफ स्पेस और ईक्यू पर काम करना चाहिए। अगर हम बच्चों के ईक्यू और सेफ स्पेस पे काम करते हैं तो हम बच्चों को डायरेक्टली अपने साथ जोड़ सकते हैं। जब मैंने ये रिजल्ट सीपीआईयू मीटिंग में अपने साथियों के साथ भी शेयर किए थे, तो मेरे टीचर्स भी हैरान थे कि जो बच्चे लॉन्ग एब्सेंटी 2-2 महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे, वो पहाड़ा कंपटीशन में, रफ्तार प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आए थे। तो मैं सभी से आशा करती हूँ कि वो ईक्यू पर और सेफ स्पेस पर अपने क्लासेस में काम करेंगे। और एलएलएफ टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ हिंदी और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जुड़े हुए हैं। और जो अभी अभी हमें किट भी मिली है एलएलएफ टीम की तरफ से, और जो एक रेमिडियल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, उसमें भी टीम हमारा बहुत सहयोग कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सोनू मैम। आपने अपने अमूल्य जो प्रयास जो आपने किए उनको हमारे साथ साझा किया, और आपके जो प्रयास है वो हमें ये सीखने सीखने के लिए मौका दे रहे हैं कि किस तरह से एक समावेशी दृष्टिकोण को अगर हम अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों को सीखने का मौका उसके माध्यम से दे सकते हैं। विशेष रूप से आपने जो 3 मुख्य चीजों पे फोकस किया कि बच्चों के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, और कक्षा को सुरक्षित और प्रोत्साहन पूर्ण अगर माहौल वहां पे बनाया जाए, उसको बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस अगर बना देते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों का सीखना सिखाना बेहतर होता है। इसके साथ ही जो कक्षा में जो उपस्थिति है वो भी बढ़ती है। और जैसा आपने बताया कि आपके जो प्रयास है वो केवल एक स्कूल तक ना सीमित रह के, जिस तरह से आपने सीपीआईयू में बाकी स्कूल और बाकी शिक्षकों के साथ उसको साझा किया है और बाकी इस कक्षाओं तक वो जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हम सब भी इससे सीखेंगे, और हम आशा करेंगे कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे इस बात को सुन रहे हैं वो भी इस तरह की चीजों को अपनी कक्षाओं तक लेके जाएं। आपके जो ये प्रयास है उससे सच में आपको जो बेस्ट मेंटर का अवार्ड जो मिला हुआ है, वो सच में आपने एक अच्छे मेंटर का जो काम किया है इसीलिए आपको मिला है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपके जो थैंक यू सराहनीय सर। प्रयास है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर मैं एक बार और कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने क्वेश्चंस देखे थे अभी, तो मैं एक क्वेश्चन है, किसी मैम ने पूछा हुआ था कि रिसेस के बाद जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अपनी रुचि नहीं लेते हैं, तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि रिसेस के बाद बच्चों के लिए एक नैप टाइम होना चाहिए। 15 मिनट आप रख सकते हो, और नैप टाइम के बाद आप डांस रेमेडी भी बच्चों के साथ कर सकते हो। तो ये मैंने बच्चों के साथ किया है और ये काफी मतलब मेरे को लाभदायक लगा है। तो उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू आपके थैंक यू सुझाव। सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे स्पीकर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे श्री लोमस साहू सर, जो कि बालोद जिले में क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के काम कर रहे हैं। मैं उनको एफएलएन से जुड़े उनके अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लोमस सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद सहदेव सर जी। मेरा नाम लोमश कुमार साहू है। मैं संकुल अकादमिक समन्वयक और साथ में प्रधान पाठक की पद पर भी कार्यरत हूँ विद्यालय में। साथ में एसआरजी और डीआरजी की भी भूमिका जो है वो एफएलएन के अंतर्गत अदा कर पा रहा हूँ सर। और जब से मेरा अनुभव ये रहा है सर कि न्यू कार्यक्रम से मैं जब जुड़ा हूँ यहाँ पर लगभग विगत 2 वर्षों से, तो इनके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिला है। और मुख्य रूप से मैं अपने अनुभव आप सबको शेयर करना चाहूंगा कि जो विद्यालय में मैं जब जाता था अवलोकन के दौरान, तो मुख्य जो समस्याएं शिक्षकों के साथ ये रहती थी कि उनको अभी तक जो एफएलएन आने के पूर्व वो केवल पाठ्यक्रम या पुस्तक में जो पाठ्यक्रम दिया गया था उन्हीं पाठ्यक्रम को पूरा करने में ही वो अपनी पूरी समय जो है लगाया करते थे।
उनको बच्चों को जो लर्निंग आउटकम है उस पर जो है वो विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे। कहने का मतलब है कि शिक्षकों का ध्यान बच्चों की दक्षताओं के विकास से हटकर केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ही हुआ करता था, और जिसके कारण से जो शिक्षण सामग्री का जो प्रभावी उपयोग होना है वो नहीं कर पा रहे थे। और साथ में जो कक्षा का जो प्रिंट रिच वातावरण है और बच्चों को जो सीखने की गति भी वो धीमी होती थी, और जो उतना रोचक नहीं हो पाता था, क्योंकि सीखने की गति जो है, क्योंकि हम वहां पर विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से। और एफएलएन की जो निर्देशिका हमको मिली है तो उसमें शिक्षकों को ये चीज यहाँ पे सीखने को मिला कि उनके पास ये रहता था कि हम किस दक्षता को सिखाने के लिए कौन सी गतिविधियां कराएं। तो उनके पास समस्या रहती थी कि क्या गतिविधि कराई जाए, लेकिन हमको शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से बकायदा ये बताया गया है कि हम किस दक्षता को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधियां वहां पे कराई जाए। तो ये कुछ बातें जो है वो निकल के आई यहाँ पर। अब हमने मुख्य रूप से सर मैं इस पे ये काम किया हूँ कि शिक्षकों को जो समस्या होती थी, कुछ विद्यालय जो है वो अच्छा काम कर रहे थे, कुछ विद्यालय के शिक्षक जो है इसको पूरी तरह से एफएलएन का जो संदर्शिका है उसको समझ पाए थे, उस पर कार्य कर पा रहे थे। लेकिन कुछ शिक्षक साथी जो है इस पर अभी भी पूरी तरह अपनी समझ नहीं बनाए थे। तो मैंने इसको एक ट्यूनिंग ऑफ स्कूल के तहत जो है शिक्षकों को आपस में एक दूसरे स्कूल में जाने के लिए प्रधान पाठकों से पहले बैठक किया, और बैठक से उनकी सबकी सहमति ली, और उनको सहमति लेने के पश्चात आपस में जब वो वहां पे गए तो आपस में एक दूसरे इस विद्यालय में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को वो निकाल के लाए। फिर हमने उसकी पूरी समीक्षा यहाँ पे की संकुल स्तर पर, और इसको संकुल स्तर पर ही नहीं, केवल बाद में मैंने इसको जिला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी इन बातों को वहां पे जो प्रशिक्षण के दौरान वहां पे रखा। तो इसको हमारे संकुल के साथ साथ जिला और ब्लॉक के भी स्कूलों में के द्वारा अपनाया गया। और मुख्य रूप से जो बातें निकल के आई थी सर इसमें ट्यूनिंग ऑफ स्कूल में, कि शिक्षकों के अच्छे कार्यों को पहचानना और उनको साझा करना, प्रधान पाठकों से चर्चा और सुधारात्मक जो कदम उठाना, साथ में शिक्षकों के सुझाव भी लेना, और बैठक के दौरान शिक्षण प्रक्रियाओं का डेमो, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था सर। जब भी हम प्रशिक्षण करवाते थे तो जो उनकी समझ शिक्षकों की जो बैठती थी, उन समझ को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रशिक्षण के दौरान डेमो का जो आयोजन करते थे, वो डेमो जो है वो शिक्षकों के लिए काफी प्रभावी होता था। तो इस तरह से कक्षा अवलोकन के दौरान जो मुख्य बिंदुओं पर हमें ध्यान देना, जैसे भाषा और गणित की दक्षताओं पर कार्य करना, बच्चों के लिए प्रिंट रिच सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना, कक्षा की बैठक व्यवस्था व्यवस्थित करना। बैठक व्यवस्था में एक बढ़िया परिवर्तन हमको दिखाई दिया है सर, कि अब हमारे शिक्षक साथी जो है बच्चों के साथ जो नीचे बैठकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो उससे बच्चों का जो एक जुड़ाव जो है, वो जो दूरी है वो खत्म हुई है, और बच्चे भी काफी रोचक ढंग से वो वहां पर प्रदर्शन कर पाते हैं, और बच्चे उनके पहुंच तक रहते हैं। जैसे उनको यदि किसी भी चीज में मदद करनी है तो सारे शिक्षक जो है, अब बैठक व्यवस्था में एक बढ़िया परिवर्तन हुआ है, तो इसका एक सकारात्मक बढ़िया प्रभाव भी बच्चों में देखने को मिला है। और इस तरह से सर इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमने निम्नलिखित कुछ कदम भी यहाँ पर उठाए हैं ट्यूनिंग ऑफ स्कूल के लिए। तो संकुल स्तर पर शिक्षकों के साथ चर्चा, शिक्षकों को उनके कार्यों में सुधार के लिए सकारात्मक सुझाव देना, उनके अच्छे कार्यों को बड़े समूहों में साझा करना, और डेमो सत्र का आयोजन करना, शिक्षकों को रोचक और योजनाबद्ध तरीके से कक्षा संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाना, अन्य शिक्षकों के अनुभवों से सीखने का मौका दिया गया, और कक्षा अवलोकन और फीडबैक, इसके तहत स्कूल विजिट के दौरान शिक्षकों को उनकी गलतियों पर रचनात्मक फीडबैक देना, बच्चों की कक्षा गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन देना। तो इसके जो प्रभावी परिणाम है सर, वो हमको ट्यूनिंग ऑफ स्कूल का वो देखने को मिला कि इससे जो परिवर्तन आया शिक्षकों में, तो शिक्षकों में अन्य साथियों के अच्छे कार्यों को अपनाया और उन्हें अपने स्कूलों में उन्होंने लागू किया। दूसरी बात यहाँ पे आई कि बच्चों के साथ कक्षा गतिविधियां जो है रोचक और प्रभावी होने लगी, क्योंकि अब वो गतिविधि आधारित जो है शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने लगे।
तीसरा बात यहाँ पे निकल के आया कि भाषा और गणित की दक्षताओं में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि कक्षा दूसरी और तीसरी के बच्चे जो है अब वाक्य पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। साथ में धारा प्रवाह पठन में भी काफी सुधार हुआ है। और इसी के तहत गणित में भी 2 अंकी संख्याओं की पहचान और सुनकर लिखने की क्षमता उनमें विकसित हुई है। इसके अलावा गणित में सरल जोड़ घटाव की समझ और हल करना बच्चों के लिए आसान हुआ है सर। मैं अंत में कुछ बिंदुओं पर अपनी सुझाव जो है हमारे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको देना चाहूंगा कि यदि हम अपने अच्छे कार्यों को साझा करें, शिक्षकों के बीच अच्छे उदाहरण साझा करें ताकि वो इससे प्रेरित हों। दूसरी बात, डेमो आधारित शिक्षण प्रक्रिया अपनाएं। और तीसरा, सतत और समीक्षा और फीडबैक हम उन्हें प्रदान करें। चौथा, समृद्ध शैक्षणिक वातावरण अपनाएं जिसके लिए प्रिंट सामग्री और टीएलएम का उपयोग सुनिश्चित करें। और अंतिम बिंदु, संकुल स्तरीय लर्निंग विजिट, जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं उनके स्कूलों में अन्य शिक्षकों की लर्निंग विजिट कराकर एक दूसरे से सीखने सिखाने का जो वातावरण बनाया जाना चाहिए, तो इससे कहीं न कहीं एक बेहतर परिणाम जो है वो मिलेगा। और इस पूरी मुहिम में हमें एफएलएन योजना के अंतर्गत एलएएफ की साझेदारी में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मेरा ये अनुभव दर्शाता है सर कि यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो निश्चित ही एफएलएन मिशन के तहत जो एलएलएफ की टीम हमें यहाँ पे सहयोग प्रदान कर रही है, और उनके सहयोग से शिक्षा में एक बड़ा बदलाव जो है हम सब ला सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने जिस तरह से स्कूल ट्यूनिंग ऑफ स्कूल की जो पहल की है और उसके माध्यम से जिस तरह से शिक्षकों को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, कक्षा कक्ष का जो वातावरण है सीखने सिखाने के लिए, अगर उसको हम सही ढंग से उसका सदुपयोग कर पाए तो ये निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रयास है जो आपने किया है। और आपकी बातचीत से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और एक जो प्रयास आपने किया है कि कैसे एक स्कूल में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, एक शिक्षक कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पहचान कर दूसरे शिक्षकों तक पहुंचाना, जिसके लिए आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो एक्सपोजर विजिट करवाई, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे कि एक स्कूल की जो अच्छी चीजें दूसरे स्कूल तक पहुंची और दूसरे स्कूलों ने उसको अपनाया, जिसकी वजह से शिक्षक भी निश्चित तौर पे मोटिवेट हुए। और आपका जो ये प्रयास है, जो ये दर्शाता है कि अगर हम सही दृष्टिकोण और सहयोग की भावना से अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम शिक्षा में बदलाव जो है ला सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की वेबिनार के सभी जो हमारे स्पीकर साथी, इनके जो इन्हों के द्वारा जो छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों ने शिक्षा में सुधार की एक नई संभावनाएं खोली है। हम सभी ने आपके सुझावों और अनुभवों से बहुत कुछ आज सीखा है। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वेबिनार के जो सभी वक्ता हैं, उनके जो अनुभव हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते हुए, अगर हम उनमें से जो जो मुख्य मुख्य चीजें निकल कर आई है, अगर उनको हम अपने साथ लेकर अपने स्कूल, अपनी कक्षा या अपने जिले, अपने ब्लॉक या अपने राज्य तक लेकर जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो एफएलएन का जो एक लक्ष्य है उसको हम तय समय सीमा या उससे पहले प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। जिस तरह से हमारे तीनों स्तर के वक्ताओं ने एफएलएन मिशन को राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में अहम रोल निभाया है, और ये सभी इस मिशन के स्तंभ हैं, जिनके सहयोग के बिना इस मिशन को साकार करना संभव नहीं है। राज्य स्तर हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है, जिला स्तर उन योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का माध्यम बनता है, और अकादमिक सहयोगी हर कक्षा में बदलाव की बुनियाद रखते हैं। इन तीनों स्तरों की सामूहिक ऊर्जा और सहयोगी एफएलएन मिशन को सफल बनाने का मूल आधार है। आज के वेबिनार से सभी स्तरों से मिलने वाली जो इंसाइट है और अनुभवों के माध्यम से हम नए विचार और प्रेरणा हमें मिली है। हम इन सभी एफएलएन योद्धाओं के विचारों और अनुभवों को काम में लेते हुए अपने अपने स्तर पर एफएलएन मिशन को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेंगे, और पूरे देश के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशलों को विकसित करने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसी विचार और आशा के साथ
आज की वेबिनार में सक्रिय रूप से जुड़ने और हमारे सभी वक्ताओं के विचारों अनुभवों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।